Hello everybody, how are you? I hope all are fine and healthy. जैसा कि मैं पिंटू सर आप सभी का इस सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कल आपने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका एंटोनिम्स और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को काफ़ी बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश की। हालांकि कल का जो आपका क्लास था वो आपका लाइव चैट क्लास था, तो आज भी आपका ये जो क्लास होने वाला है जिसमें आज का टॉपिक है आपका समरी ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये भी आपका लाइव चैट ही होगा। तो बच्चों, जिस तरह से कल आपने काफ़ी इंजॉय लेके लाइव चैट क्लास को पढ़ा, तो आई होप दैट कि आज भी आप सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो समरी है उसे काफ़ी बेहतर तरीके से काफ़ी इंजॉय करके लाइव चैट ही पढ़ना पसंद करेंगे। तो जैसा कि आपका रिकमेंडेशन था, आपकी सिफारिश थी कि सर आप मुझे लाइव क्लास में पढ़ाएं, तो आपके अकॉर्डिंग मैंने इस तरह का प्रोसेस किया और अभी तक सफलता ही मिली है। तो आई होप दैट आप लोगों का साथ रहा, आप लोग इस वीडियो को प्रमोट करते हैं, मेरे चैनल को प्रमोट करते हैं, तो आई थिंक मुझे भी एक दिन सफलता मिलेगी। तो चलिए, आज का आपका जो लेक्चर है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लास्ट लेक्चर है, जिसे कहते हैं लेक्चर नंबर 4। आज के इस लेक्चर में आपको क्या पढ़ाना है इस बात की जानकारी मैं अगले स्लाइड में देता हूं। लेकिन फिलहाल मैं एक बात बता दूं कि वैसे बच्चे जो लाइव चैट पढ़ रहे हैं वो अगर कहीं पर कुछ दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, तो तुरंत वो कमेंट कर करके अपने प्रॉब्लम्स को जो दूर है उसको क्लियर कर सकते हैं। आपका जो भी समस्या होगा वो इंस्टेंटली आपको उसी समय किया जाएगा। दिस इज द बिग डिफरेंस ऑफ ऑफलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस। बिकॉज कि लाइव क्लासेस बच्चे क्यों डिमांड करते हैं, क्योंकि बच्चों का ये इच्छा होता है कि जिस तरह से मैं क्लास ऑफलाइन पढ़ता हूँ कि सर फेस टू फेस होते हैं, सारे प्रॉब्लम्स को इंस्टेंटली एट ए टाइम क्लियर किया जाता है, सेम वही प्रोसेस आपको लाइव चैट में या लाइव क्लासेस में किया जाता है। तो कल आपका जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लेक्चर 3 था वो आपका लाइव चैट क्लास था, जिसे बच्चों ने काफ़ी इंजॉय करके पढ़ा। बहुत से बच्चों को कमेंट्स भी आया, जो प्रॉब्लम था वो भी पूछा। तो मैं चाहता हूँ कि आज के इस लेक्चर में भी आप क्या करें कि शुरू से अंत तक इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें, ताकि आज आपको जो पढ़ाया जाएगा, जो सिखाया जाएगा, उस बात की जानकारी आपको मिल सके और साथ ही साथ आप ये सीख सके कि लाइव क्लास में कैसे चैटिंग किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आई होप कि यहाँ से आप लोग एक बेहतर कल की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं आपका ब्राइट फ्यूचर के लिए अभी से थैंक्स बोलता हूँ, आपके कैरियर के लिए, बेहतर कल के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। और चलिए इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें। आज का आपका जो वीडियो है, आपका जो क्लास होने वाला है, उसमें आपका दिया गया है पार्ट नंबर 4, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लास्ट लेक्चर, लेक्चर 4, जिसके लेखक हैं या कवि कह सकते हैं वाल्ट व्हिटमैन। इनके बारे में कुछ डिटेल्स आज भी आपको दिया जाएगा एज ए समरी, ना कि क्वेश्चन और ना थीम्स, एज ए समरी। तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में आपको क्या पढ़ाना है इस बात की जानकारी मैं दे दूं। तो चलिए बच्चों, आज का जो आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका पार्ट 4 है, या इसको लेक्चर 4 भी कह सकते हैं, आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूं इस बात की मैं जानकारी आपको दे दूं। तो आज आपको पढ़ाया जाएगा समरी। समरी के बारे में मैं बता चुका हूं कि समरी जिसका हिंदी होता है सारांश। सारांश को कैसे लिखना होता है, इसमें क्या थीम्स होने चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में दे चुका हूं। फिर भी वैसे बच्चे जो प्रीवियस क्लास नहीं देख पाए हैं, जिनका किसी कारणवश छूट गया है, वो मैं फिर से समझा देता हूं कि किसी भी समरी में आपके 3 पार्ट्स होने चाहिए। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम और स्टोरी विथ राइटर और पोएट। नंबर 2 पैराग्राफ द मेन थीम्स ऑफ द गिवन स्टोरी और पोएट्री, एंड द 3rd पैराग्राफ conclusion of the poetry or the story. This is the 3rd part of any summary. तो आप भी इसी तरीके से, इसी स्टाइल में आप समरी को समझेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में जब लिखने की बात हो तो आप, मैं जिस प्रोसेस आपको बता रहा हूं कि 3 पैराग्राफ में लिखना है, सेम उसी 3 पैराग्राफ में आपको पोइट्री को समरी हो या स्टोरी का समरी हो, उसे आप लिखेंगे। आपको बेहतर मार्क्स इसी तरीके से मिलेगा। कौन से बुक में, कौन से गेस्ट पेपर में क्या दिया है, आप उसे मायने मत रखें। जो आपको थीम्स पढ़ाया जा रहा है उस थीम्स को आप अप्लाई करें और उसी के ऊपर आप बेस्ड रहें, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके।
तो आज आपका टॉपिक है वो आपका है पढ़ाना समरी। तो आज के इस लेक्चर में आपका केवल एक टॉपिक है जो है समरी। समरी के साथ साथ जैसे ही समरी फिनिश होगा तो अगर कुछ समय बच गया तो मैं आपको कुछ मोटिवेशनल बातें फॉर योर कैरियर ब्राइट उसके लिए जानकारी मैं दूंगा। तो चलिए यहाँ पहले शुरू करते हैं मैं समरी की ओर कि समरी क्या होता है, कैसे पढ़ना होता है, इसमें क्या टेक्निक यूज करना पड़ता है। यहाँ देखें आपके स्क्रीन पे सबसे पहले दे रहा है क्वेश्चन। एज ए क्वेश्चन यहाँ पर देखें कि क्वेश्चन क्या है कि राइट द समरी यानी सारांश लिखें। किसका? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है इस कविता का सारांश लिखें। दिस इज योर क्वेश्चन एंड इट इज ऑल्सो ए VVI क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पर्पस 12th बोर्ड एग्जाम। तो चाहें तो आप इस क्वेश्चन को VVI कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो करना क्या होता है कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को आगे पढ़ें या इसको समझें। तो सबसे पहले देख ले ये क्वेश्चन पर क्या हो गया, VVI क्वेश्चन फॉर द समरी ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो ये है आपका यहाँ पर दिया गया है पहला पैराग्राफ। चलिए मैं आपको यहाँ पर हेडिंग दे दूँ। ये जो आपका पैराग्राफ हो गया वो फर्स्ट हो गया। बस समझने के लिए आपको एग्जाम ऐसा नहीं करना है, बस समझने के लिए आपको दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ और योर गिवन समरी। यहाँ शुरू करते हैं। कह रहा है कि द गिवन पोएम इज द ओपनिंग सेक्शन ऑफ वाल्ट व्हिटमैन्स। यहाँ देखें यहाँ क्या लगा हुआ जी, प्रोस्टॉपिस एस। इसका मतलब होता है का या फिर के या फिर की। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन टाइटल मतलब शीर्षक के रूप में आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। कह रहा कविता का जो स्टार्टिंग लाइन है, ठीक है, आप पढ़े होंगे कविता तो आप ध्यान दिए होंगे जब मैं पढ़ाया होगा आपको। तो शुरू में क्या दिया गया था कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इन टाइटल आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जिसके कवि वाल्ट व्हिटमैन जिन्होंने यह कहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को हम चाहें तो आई सेलिब्रेट के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी आई सेलिब्रेट दिस सॉन्ग इज यूज्ड फॉर वाल्ट व्हिटमैन। आगे देखें, कह रहा है कि हेयर द पोएट इंट्रोड्यूसेस द थीम्स एंड इमेजेस ऑफ व्हिटमैन्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एज वेल एज द लीव्स ऑफ ग्रास। कह रहा यहाँ प्रस्तुत कविता जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें वाल्ट व्हिटमैन ने लीव्स ऑफ ग्रास नामक कविता से कंपेयर करके उसी का तुलना यहाँ पर किया है। इट मीन्स कि वी कैन से दैट द पोएट वाल्ट व्हिटमैन इंट्रोड्यूसेस एंड इमेजिन्स द थीम्स द नेचुरल थीम ऑफ द ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ इन द गिवन पोएम। यानी इस पोएम के माध्यम से कवि वाल्ट व्हिटमैन ने प्रकृति और प्रकृति के शक्तियों को हमारे सामने एक कविता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आगे देखें, कह रहा है कि ही वॉज बॉर्न, यानी यहाँ पर जो ही यूज किया गया है एज ए प्रोनाउन, दिस इज यूज फॉर द पोएट वाल्ट व्हिटमैन। हम चाहें तो यहाँ पर द पोएट या वाल्ट व्हिटमैन भी लिख सकते हैं, बट ही इज मोस्ट सुटेबल वर्ड। ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका इन 1819, ए नेचुरलिस्ट पोएम। कह रहा है कि वाल्ट व्हिटमैन जिनका जन्म अमेरिका में 1819 ईस्वी को हुआ, जो कि एक प्रकृतिवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर समरी। इस फर्स्ट पैराग्राफ का मैं हिंदी फिर से आपको कर देता हूं, बता देता हूं कि दिया गया जो लाइन है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक कविता से लिया गया है, जिसके शीर्षक के रूप में कवि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ कहते हैं। वो कहते हैं कि दिस सॉन्ग इज यूज फॉर माई एंड माई सेलिब्रेशन। उसके बाद कहते हैं कि वाल्ट व्हिटमैन शोज द नेचुरल ब्यूटी एंड नेचुरल एनर्जी इन द थीम्स ऑफ द पोएट्री। वो यहाँ तक कि उनकी एक काफ़ी फेमस कविता लीव्स ऑफ ग्रास, उससे इस कविता कंपेयर भी करते हैं, उसके थीम्स को समझाने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि कवि का जन्म अमेरिका में 1819 ईस्वी को हुआ, जो कि एक अमेरिका के प्रकृतिवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने प्रकृतिवादी कविता से हम मानव के बीच, हम पाठकों के बीच प्रकृति की शक्तियाँ, प्रकृति का उत्साह, प्रकृति का जोश हम मानव को मोटिवेट करने के लिए या इंस्पायर करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।
दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर समरी। आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ 2 की ओर। उसमें उन्होंने इस कविता का जो मेन थीम्स है, जो मेन मोटिवेशनल चीज़ है, जो मेन बेस है, उसको प्रस्तुत किया है। यहाँ देखें, यहाँ आपका आ गया है, इसको मैं शो कर देता हूँ आपको ताकि आपको समझने में आसानी होगा। यहाँ से आपका दिया गया है पैराग्राफ दूसरा, जो आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना होता है। इन द गिवन पोएम, यानी प्रस्तुत किए गए कविता में या दिए गए कविता में, वाल्ट व्हिटमैन इन द एज ऑफ 37 years हैविंग गुड हेल्थ सिंगिंग अबाउट हिमसेल्फ। करा यहाँ प्रस्तुत कविता के अनुसार कवि वाल्ट व्हिटमैन जो कि 37 वर्ष के 37 years ओल्ड हो चुके हैं, जिनका एक अच्छा स्वास्थ्य है, एक अच्छा हेल्थ है, और जो एक इस गीत को गा रहे हैं, और इस गीत को गाने के लिए वो खुद अपने आप को गाते हैं। यानी यहाँ पर जो प्रस्तुत कविता है वो खुद वाल्ट व्हिटमैन गाते हैं, खुद अपने लिए ही गाते हैं। तो यहाँ पर एक ग्रामेटिकली यूज किया गया है ही का जो आपका होता है रिफ्लेक्सिव केस, वो क्या बनता है हिमसेल्फ, यानी खुद अपने के लिए, खुद स्वयं के लिए। तो वो कहते हैं कि वाल्ट व्हिटमैन जिनका उम्र इस कविता में 37 वर्ष बताया गया, 37 years ओल्ड, जो कि एक अच्छे हेल्थ के साथ है, और ये कविता खुद अपने लिए गाते हैं, अपने लिए गीत को गाते हैं। एंड हिज पर्सनैलिटी इन यूनिवर्सल वे सेज दैट द ट्रूथ इज ऑलवेज द सेम फॉर ऑल। वो कहते हैं कि जिस तरह से सत्य मेरे लिए इम्पोर्टेंस है, उसी तरह से इस पूरे संसार में होने वाले हर व्यक्ति के लिए ट्रूथ इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सत्य एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य है जो मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप सभी मानवों के लिए है। यानी वो इस लाइन के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से मैं वाल्ट व्हिटमैन एक मानव हूँ, प्रकृति से जुड़ा हुआ हूँ, प्रकृति में उत्पन्न हुआ हूँ और प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करता हूँ, उसी तरह से आप मानव भी प्रकृति से जुड़े और प्रकृति से प्रेरित होकर के उसकी शक्तियों को अपनाने की कोशिश करें। आगे देखें, लाइक अदर अमेरिकन्स, मतलब दूसरे अमेरिकन व्यक्तियों की भांति, दूसरे अमेरिकन व्यक्तियों की तरह, ही इज ए ट्रू नेटिव ऑफ हिज लैंड। जिस तरह से हर भारतवासी अपने देश को, अपनी मातृभूमि को प्यार करते हैं, उस पर देशभक्ति की जान छिड़कते हैं, उसी तरह से मैं भी एक अमेरिकन हूँ, और एज ए अमेरिकन सिटीजन आई लव माई अमेरिका। जैसे हम बोलते हैं ना कि आई लव माई इंडिया, इंडिया इज माई कंट्री एंड माई नेटिव लैंड। तो एक भारतीय के लिए जिस तरह से हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष एक मातृभूमि है, एक जन्म जननी है, उसी तरह से इस पोएट्री के माध्यम से कवि वाल्ट व्हिटमैन अमेरिका का वासी होने का गुणगान करते हैं। तो बच्चों, जनरली क्या है कि हर देश के वासी अपने देश की बड़ाई करते हैं, अपने देश का गुणगान करते हैं। जैसे हम इंडियन अपने भारत माता की जय करते हैं, भारत माता को अपना जननी मानते हैं, माँ मानते हैं, और भारतवर्ष में जन्मे हुए हर बच्चे, हर व्यक्ति अपने आप को धन्य मानते हैं कि मैंने भारत जैसे देश में जन्म लिया। उसी तरह से वाल्ट व्हिटमैन भी अमेरिका का गुणगान अपने पोएट्री में करते हैं, बिकॉज कि ही वॉज बोर्न इन अमेरिका। तो उसी तरह से व्हिटमैन के लिए अमेरिका क्या हुआ, एक अच्छी, एक नेटिव लैंड माना जाता है। आगे, एज द अदर अमेरिकन्स, दूसरे अमेरिकन्स की भांति, यानी दूसरे देशभक्ति अमेरिकन्स की भांति, आर द चिल्ड्रन ऑफ दियर पेरेंट्स। वो ये कहना चाहते हैं इस लाइन के माध्यम से कि दूसरे और भी जो अमेरिकन्स हैं वो भी यहीं के वासी हैं, जैसा कि मेरे माता पिता यहाँ के वासी रह चुके हैं। चलिए समझिए इस लाइन को अपने तरीके से। जैसे आज हम लोग इंडियन हैं, हमारा मातृभूमि भारत है, तो क्या हम डायरेक्टली यहाँ आ गए? नहीं, बल्कि हमारे माता पिता के माता पिता, इट मीन्स कि आवर एंशियंट्स और आवर फोर फादर्स ऑल्सो बॉर्न इन इंडिया। दिस इज द सिटीजनशिप टू गिव अस बाय आवर फोर फादर्स। यहाँ जो हमारा नैतिकता मिला है, हमारा जो भारतीयता मिला है, जो हमारा धर्म है, वो कहाँ से? हमारे पूर्वजों से हमको एक धरोहर के रूप में, एक हेरिटेज के रूप में वापस मिला है। उसी तरह से यहाँ पर वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि इसके माता पिता भी अमेरिकन ही थे। आगे देखें, शो ही इज फॉर हिज पेरेंट्स, यानी इनके माता पिता अमेरिकन थे, उस वजह से ये भी क्या हुए, एक अमेरिकन ही हुए, अर्थात अमेरिका के ही वासी हुए।
यानी इस लाइन के माध्यम से कवि अपने देश अमेरिका के प्रति एक सच्ची भावना, एक सच्चा देशभक्ति और एक सच्चा सिटीजनशिप होने का प्रूफ प्रस्तुत करते हैं। आगे देखें, ही सिंपली बिलीव्स इन द, बस सिंपल तरीके से यानी साधारण तरीके से इस बात में विश्वास रखते हैं कि, ओके, बस साधारण तरीके से इस बात में विश्वास रखते हैं कि, अब आगे देखें अगले पेज में आपको दिया गया है, देखते हैं कि अमेरिकन क्रीड्स, ओके, अमेरिकन क्रीड्स एंड सेज दैट दे शुड नॉट बी फॉरगेटन कंप्लीटली। वो एक सिंपल अपना थिंकिंग, अपना सोच ये प्रस्तुत करते हैं हम लोगों के सामने कि वो अमेरिका में जन्मे इस मातृभूमि को, इस मातृभूमि का कर्ज को कभी नहीं भुला सकते हैं। जिस तरह से हम भारतवासी, आप अक्सर सुनते हैं भारतीय सैनिकों के मुँह से, जो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो भारतीय सेना है, वो कहते हैं कि मैं मर करके भी भारत भूमि की मिट्टी का जो कर्ज है वो नहीं चुका सकता। उसी तरह से हम भारतवासी जो सिविलियन आदमी हैं वो भी कभी भी अपनी मिट्टी की जो कर्ज है उसे चुका नहीं सकते। उसी सेंस में कवि वाल्ट व्हिटमैन भी कहते हैं कि वह अमेरिका में जन्मे, अमेरिका में पले बढ़े, उनके माता पिता भी अमेरिका जुड़े हुए हैं, अतः वो अमेरिका को अपने दिल से कभी हटा नहीं सकते, कभी भुला नहीं सकते। आगे, ही वेलकम्स लाइफ वेदर इट इज गुड और बैड। वो इस जिंदगी को, जो अमेरिका में उनको ज़िंदगी मिला है, जो भगवान से गॉड गिफ्टेड गिफ्ट के रूप में उनको जो लाइफ मिला है, उस लाइफ में अच्छा हो या बुरा हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अच्छे लाइफ को भी स्वागत करते हैं और बुरे लाइफ को भी स्वागत करते हैं। एंड सेज दैट ही विल गो ऑन कंपोजिंग वर्सेस टिल हिज डेथ। वो ये भी कहते हैं कि जब तक मेरे शरीर में जान रहेगा तब तक मैं अमेरिका देश का गुणगान करता रहूँगा और अपने प्राकृतिक कविताओं को आप लोगों के लिए लिखता रहूँगा। अब समझिए इस लाइन को क्लियरली आप। यहाँ कवि कहते हैं कि हर व्यक्ति के लाइफ में दो अलग अलग मोड़ आते हैं, एक खुशी की मोड़ आती है, एक गम का मोड़ आता है, बट बोथ आर नॉट परमानेंटली। किसी भी लाइफ में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में रेगुलर खुशी का होना या रेगुलर गम होना ये आपको परमानेंटली नहीं है, ये आपका क्या है, टेम्पोररी है, अस्थाई है। क्योंकि अगर आज आपके साथ खुशी है तो कल आपके साथ गम आएगा, लेकिन गम अगर आज आपके साथ है तो कुछ समय बाद आपको खुशियां भी मिलेगी। तो कभी इस सेंस में कहना चाहते हैं कि मेरे ज़िंदगी में खुशी है, गम है, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं दोनों का अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। और यही थिंकिंग, यही थाट्स हम मानव को और बेहतर बनाता है, क्योंकि हर मानव के लाइफ में खुशी और गम का आना जाना लगा रहता है। तो ऐसा नहीं कि खुशी में हम इतने खुशी हो जाए, इतने पागलपन दिखाएं कि वो खुशी बर्बाद हो जाए, या गम जब इतना हो तो ऐसा नहीं कि गम में हम हार जाएं, थक कर चूर हो जाएं और जीने की इच्छाएं छोड़ दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि होना ये चाहिए कि अगर हमारे पास गम है, तकलीफ है, तो उस तकलीफ को लड़ने का जज्बा होना चाहिए, दिल में जोश होनी चाहिए, हमारा सोच अच्छा होना चाहिए, ताकि एक दिन हम क्या करें कि उस गम पर ओवरकम कर जाए, उसे क्रॉस कर जाए, ओवरटेक कर जाए, और ओवरटेक करने के बाद फिर से जीवन को नए तरीके से खुशियों से भर दें। दिस इज द बेस्ट थीम्स ऑफ दिस पोएट्री। यानी इस लाइन के माध्यम से कवि वाल्ट व्हिटमैन हम मानवों को यह शिक्षा देना चाहते हैं कि प्रकृति से प्रेरणा लेना चाहिए, और प्रकृति से प्रेरणा ले करके हमें यह सीखना चाहिए कि जिस तरह से प्रकृति कभी हार नहीं मानती, तो हम मानव को भी अपने जीवन में कभी हार मानना नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हार मानते हैं वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं होते हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ कि यू कैन अचीव एवरीथिंग विथ योर हार्ड वर्क और योर लेबर, बिकॉज नथिंग कैन बी गेन्ड बिकॉज हार्ड वर्क। क्योंकि लाइफ इज अ स्ट्रगलफुल and so we find happiness in the scarcity of time and a short life of time। तो इस लाइन से आप ये सीखेंगे कि इस कविता का मेन थीम्स क्या कहना चाहता है। जैसे एक सूखा हुआ घास सूख जाता है, मर जाता है गर्मी के मौसम में, लेकिन वो जीने की राह, जीने की चाह और बढ़ने का जोश उत्साह कभी खोता नहीं है। अगर वो अपना जोश खो दे, उत्साह खो दे, तो वो घास दोबारा नहीं पनपेगा, नहीं जन्मेगा। लेकिन आप अपने खेतों में,
अपने आसपास के खाली फील्ड्स में ये देखते होंगे कि जो घास गर्मी के मौसम में सूख जाते हैं, वही घास बरसात की पहली बूंद के साथ वो इस कदर उगते हैं, इस कदर पनपते हैं, जैसे मान लो उसके लाइफ में फिर से हरियाली छा गई हो, फिर से खुशियां छा गई हो। उसी प्रकृति का सोच, उसी प्रकृति का प्रेरणा लेकर के हम मानव को जिंदगी में हमेशा आगे की ओर, ऊपर की ओर बढ़ते रहना चाहिए, बशर्ते कि हमारा गुड थिंकिंग जो थॉट्स है वो हमारे समाज के लिए, जन कल्याण के लिए बेहतर होना चाहिए। आगे देखें, द पोएट हैज ग्रेट लव। यहां देखें क्लियरली शो कर रहे हैं वाल्ट व्हिटमैन ग्रेट लव, यानी बहुत अच्छा प्रेम किसके प्रति? नेचर के, प्रकृति, अपने देश के प्रकृति। फॉर नेचर एंड नेचुरल एनर्जी, यानी इस कविता के माध्यम से कवि वाल्ट व्हिटमैन जो के दिल में जो प्रकृति और प्रकृति शक्तियों के प्रति जो उत्साह है, जो जोश है, वो प्रेरणा है, उसे सच्चे प्रेम के रूप में प्रस्तुत करने की चाह रखते हैं। फाइनली, मतलब अंततः या अंत में, फाइनली ही asserts that he wants to follow the nature freely। वो मुख्य रूप से यह कहना चाहते हैं कि हम मानव को प्रकृति के रूप में जुड़ना चाहिए, प्रकृति से स्वतंत्र रूप से जुड़ना चाहिए, ताकि प्राकृतिक इन्वायरमेंट का उपयोग कर सके और प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सके। दिस इज द सेकंड पैराग्राफ ऑफ योर समरी। इसमें आपको मेन थीम्स बताया गया पोएट्री का, कि पोएट्री में कवि वाल्ट व्हिटमैन क्या कहना चाहते हैं। फिर यहां से आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और आगे बढ़ते हैं तीसरे पैराग्राफ की ओर, जो कि आपका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष होता है कि आपको इस कविता से क्या सीखने को मिला, क्या शिक्षा मिली, यानी सीख। चलिए मैं आपको यहाँ शो करता हूँ, ताकि आप वीडियो को बाद में अगर देखते हैं पॉज कर करके, या इस वीडियो को दोबारा देखना चाहते हैं, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर समझ में आएगा कि कौन सा पैराग्राफ क्या है। दिस इज द थर्ड पैराग्राफ। ओके, दिस इज द थर्ड पैराग्राफ। एट लास्ट इज ए फ्रेज, बीच हिंदी मीनिंग्स इज अंततः और अंत में। द पोएट सेज दैट पीपुल शुड नॉट अवॉइड मतलब होता है छोड़ देना, इनकार करना या इग्नोर करना। हिज पेशेंस यानी धैर्य, हिम्मत या साहस, इन द क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन का हिंदी क्या होगा जी? विषम परिस्थिति, खराब दशा। अब देखें, एट लास्ट द पोएट सेज दैट पीपुल शुड नॉट अवॉइड हिज पेशेंस इन द क्रिटिकल कंडीशन। और अंत में कवि वाल्ट व्हिटमैन हम मानव से यह कहना चाहते हैं कि हम मानव को कितना भी खराब दशा क्यों ना हो, कितना भी क्रिटिकल कंडीशन क्यों ना हो, हमें अपने जीने का राह, अपना धैर्य, साहस, हिम्मत कभी भी नहीं खोना चाहिए। आगे देखें, उसके बाद है कि बी शुड ऑलवेज बी होपफुल। ये है आपका थीम्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मीनिंग, होपफुल यानी आशा बनाए रखना, अपने दिल में जीने की चाह रखना। होपफुल होना मतलब आशा से पूर्वक होना। विथ आवर गुड थॉट्स एंड बिलीव इन नेचर टिल डेथ। कवि यहाँ पर हम लोग को एक संदेश देना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि वी शुड ऑलवेज बी होपफुल विथ आवर गुड थॉट्स एंड बिलीव इन नेचर टिल डेथ। यानी कवि कहते हैं कि हम मानव को एक अच्छे सोच के साथ, अपने अच्छे विचार के साथ हमेशा आशापूर्वक जीना चाहिए और हमें प्रकृति में विश्वास रखना चाहिए जब तक हमारे शरीर के अंदर जान हो। यानी मरते मरते समय तक हमें अपने सोच को हमेशा उच्च रखना है, अच्छा रखना है, ताकि हमारा सोच अच्छा रहे और हम प्रकृति से जुड़े रहे तो हमारे जीने का जो चाहत है वो बरकरार रहे। दिस इज द मेन कंक्लूजन ऑफ दिस पोएट्री। आगे, बिकॉज समटाइम्स नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रकृति और प्राकृतिक शक्तियाँ हम मानव का जांच करती है, परीक्षा लेती है विषम परिस्थिति में, संकट की घड़ी में, कि कौन सा मानव संकट में आगे बढ़ता है और कौन सा मानव संकट में पीछे की ओर मुड़ता है। तो बच्चों, ये था आज का आपका समरी ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इस तरह से आपने क्या सीखा कि जो एक मोटिवेशनल पोएम है एज ए नेचुरल पोएम, इसके माध्यम से कवि वाल्ट व्हिटमैन हम मानव को ये प्रेरणा देते हैं कि प्रकृति से जुड़ करके
हमें कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ गिफ्ट के रूप में देती है तो इंस्पायर भी करती है, और इसी इंस्पायर के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हमें हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। इट मीन्स कि फाइनली कंक्लूजन आपका ये निकला कि वी शुड नॉट अवॉइड नेचर एंड नेचुरल इन्वायरमेंट विथ नेचुरल एनर्जी, एंड वी शुड ऑलवेज बी होपफुल विथ आवर नेक्स्ट फ्यूचर एंड आवर फ्यूचर लाइफ। दिस इज द समरी ऑफ योर पोएट्री। तो ये था बच्चों आज का आपका समरी का एक लास्ट टॉपिक, जो आपका पोएट्री हो गया खत्म। कल के क्लास में आपको स्टोरी का लेसन 3 शुरू किया जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा एक इंटरेस्टेड मज़ेदार कहानी है। उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो वो अगले लेक्चर में शुरू किया जाएगा। फिलहाल सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का आज का जो लेक्चर है वो फिनिश हो गया, क्योंकि समरी आपका हो गया खत्म। तो इस खत्म होने वाले समरी के साथ मैं आपको छोटे से एक कहानी सुनाता हूँ, जो कि आपको मोटिवेशनल कहानी है। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर समरी के बाद कुछ टाइम मिले तो मैं 2-4 मिनट के लिए आप छोटा सा एक कहानी सुनाऊंगा इन हिंदी, जिसे आप समझेंगे और उसे समझ करके अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश करेंगे। इसी कारण मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप मेरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, ताकि अंत में आपको कुछ ऐसी बातें बताई जाए जो आपको सीखने के लिए, आपके फ्यूचर के लिए और करियर के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो। आप मेरे वीडियो के साथ काफ़ी दिन से बने हुए हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को देखने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको थैंक्स करता हूं। आई होप कि वो बच्चे जो नहीं देख रहे हैं या देखकर अनसुना करते हैं उसको भी मैं थैंक्स करना चाहता हूं, बिकॉज कि ऑल आर सेम, ऑल आर स्टूडेंट ऑफ मी। तो हर स्टूडेंट मेरे लिए सेम है। तो मैं एक स्टूडेंट के नाते आपको एक मोटिवेशनल बातें, एक कुछ सीख देना चाहता हूं जो आप अपने दिल में उतारने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले हर क्लास में मैं आपको बोलता हूं कि मोर प्रैक्टिस मोर गेन। इसका मतलब क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा फल मिलेगा। कभी कभार मैं अभी आपको यही बोलता हूं कि मोर प्रैक्टिस मोर गेन के अलावे कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास ही एक व्यक्ति को महान बनाता है, उसको और बेहतर बनाता है। जैसे आप देखते हो एक डॉक्टर्स को कि डॉक्टरी की जब MBBS की पढ़ाई करता है तो वो डॉक्टरी ऑपरेशन करना शुरू नहीं करता है। वो पहले थियोरेटिकली, उसके बाद प्रैक्टिकली काफ़ी लंबे समय तक प्रैक्टिस करता है, तब जाके किसी व्यक्ति के ऑपरेशन के लिए रेडी होता है। इट मीन्स की प्रैक्टिस। आप क्वेश्चन पढ़ाएं, आप मैंने आपको क्वेश्चन बनवाने के लिए दिया, आप एक बार क्वेश्चन गलती हुआ तो चलिए एक बार आपको 10 क्वेश्चन दिया गया तो चलिए एक बार आपको पूरा सही नहीं हो जाएगा। हाँ, जो बच्चे ओवर ब्रिलियंट हैं उसका सही हो सकता है, लेकिन एक मीडियम क्लास का बच्चा देखा जाए तो 10 क्वेश्चन में से चलिए 50-50 यानी 5 सही 5 गलत। आप उसी क्वेश्चन को फिर ट्राई करें, आपका देखिएगा कि दूसरे बार में 6 या 7 सही। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहते हैं रेगुलर, तो आपको क्या होगा कि आपको बेहतर अंदाज मिल जाएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ूं, किस तरीके से तैयारी करूं कि प्रैक्टिस के साथ साथ मेरा पढ़ाई और बेहतर हो जाए। और मैं दूसरा एग्जाम्पल, जिस कहानी की मैं चर्चा कर रहा था, पुराने समय में एक बरदराज, ठीक है, बरदराज नाम का एक छोटा बालक था जो कि अपने गुरु से बहुत प्यार करता था। लेकिन उस बच्चे में गलती यह थी कि वो पढ़ने में बचपन से ही बहुत कमज़ोर था। और यही बात आज के समाज में बच्चों के साथ भी होता है कि कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिसका IQ इतना तेज होता है कि एक ही पढ़ाई को, एक ही चीज़ को तुरंत समझ लेता है। तो बच्चों, हम न्यूटन, आइंस्टाइन या और कोई वैज्ञानिक तो नहीं हो रहे हैं कि एक बार में हर किसी को समझ लें। तो जनरली बच्चे 3 कैटेगरी में होते हैं एज ए स्टूडेंट। एक होता है कैटेगरी A, एक कैटेगरी B, एक कैटेगरी C। कुछ बच्चों को क्लास में पढ़ाया गया, एक बार जो सर पढ़ाए, जो बोर्ड पर लिखा गया, एक बार समझ में आ गया। दिस इज नोन एज कैटेगरी नंबर A। अब कैटेगरी नंबर B की बात करते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टीचर को 2 बार 3 बार समझाने पे, लिखाने पे आता है समझ में, लेकिन थोड़ा देर के बाद समझ में आता है, लेकिन वो समझ ही जाते हैं। ये होता है कैटेगरी नंबर B। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ाई बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता है, वो समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेस, ये कहते हैं ना बेस, आधार कमजोर होने के कारण वो पढ़ाई को समझ नहीं पाते हैं और ज़्यादा देर नहीं समझने के कारण वो पढ़ाई को इग्नोर करना शुरू करते हैं। उसी से रिलेटेड मैं आपको कहानी बताता हूँ बरदराज नाम के बालक का, जो कि जिसको कैटेगरी नंबर C से हम कर सकते हैं लेवल, उसका कंपेरिजन कैटेगरी C का स्टूडेंट जो मैंने अभी बताया उसके लेवल से मैं इसको कंपेयर करता हूँ। कि पुराने समय में एक छोटा बच्चा था
जिसका नाम था बरदराज, जो अपने गुरुकुल में अपने गुरु के यहाँ रहता था, वहीं पढ़ाई किया करता था। तो गुरुकुल के जो शिक्षक थे, जो गुरुजी थे, वो हर बच्चों को एक समान प्यार करते थे, हर बच्चों को एक समान पढ़ाई देते थे। लेकिन बरदराज कैटेगरी सी नंबर बालक होने की वजह से वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता था, वो किसी चीज़ को याद नहीं कर पाता था, किसी को समझ नहीं पाता था। तो गुरुजी ने उसे एक बेहतर तरीका बताया, और वही तरीका जो मैं बचपन में 4 क्लास में, जो बिहार बोर्ड होता है ना 4 क्लास, उस किताब में पढ़ा था, उसी कहानी को मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। क्योंकि मुझे भी किसी सर ने पढ़ाया जिससे मैंने सीखा और अपने लाइफ में उतारा, तो आज मैं कुछ सक्सेसफुल हूँ, पूरा तो नहीं लेकिन बेहतर पोजीशन में हूँ और सक्सेस की ओर बढ़ रहा हूँ। उसी पोजीशन को, उसी कहानी को अपना सीख बना करके, अपना थॉट्स बना करके, जो मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा थॉट्स क्या है, मेरे गुरुजी ने मुझे क्या पढ़ाया। बरदराज जो गुरुकुल में रहा करता था, उसे पढ़ने में इच्छा नहीं करता था, वो काफ़ी कमज़ोर था, जिसके वजह से वो अक्सर गुरुजी से बातें सुना करता था, यहाँ तक कि पिटाई भी हुआ करती थी। एक बार की बात है कि गुरुजी ने उस बच्चे को, यानी बरदराज को, कुआं, समझते हैं कुआं, बेल, जहाँ पर पानी भरने का काम होता है, उस कुएं के पास ले जाया गया। और कुएं के पास ले जाने के बाद उसे यह बताया गया कि बरदराज, तुम ध्यान से इस कुएं के घेरे को, आप देखिए इसका तो मुंडेरा जो होता है, सर्कल, ऊपर का सर्कल जहाँ से रस्सी खींच के पानी खींचते हैं, आप देखे होंगे, उस कुएं के पास बरदराज को ले जाया गया। और गुरुजी ने बोला कि इस कुएं के घेरे को ध्यानपूर्वक देखो, तुम्हें क्या दिखता है। तो बरदराज ने बोला कि सर, मुझे ये दिखता है कि इतना जो कड़ा, जो काफ़ी हार्ड सबस्टांस का, काफ़ी ठोस पत्थर का, ईंट का बना हुआ घेरा है, उस घेरे में भी दाग पड़ गया है। तो सर ने पूछे, गुरुजी ने पूछे कि दाग क्या चीज़ का है बच्चे। तो बच्चे ने बताया, बरदराज ने, कि यह दाग जो है वो रस्सी का है। तब जाके गुरुजी ने उसे समझाएं कि अब ध्यान से मेरी बातों को सुनो, कि एक रस्सी जो प्लास्टिक का बना होता है, जो मुलायम होता है, ईंट और पत्थर की भांति। कुएं का जो घेरा होता है वो ईंट या पत्थर या सीमेंटेड होता है। उस सीमेंटेड पत्थर पे, उस सीमेंटेड ईंट पे एक प्लास्टिक का मुलायम रस्सी प्रतिदिन आता है, जाता है, आता है, जाता है, फिर आता है, फिर आता है। इस तरह से एक ही जगह पर रस्सी का आना जाना, यानी अप डाउन लगा रहता है। तो एक मुलायम रस्सी एक ही जगह पर बार बार आने जाने से उस रस्सी के सहायता से उस पत्थर को, उस ईंट को घिस सकती है, और घिस करके एक स्पेस बना सकती है, एक खाली जगह बना सकती है। तो तुम क्यों नहीं ऐसा कर सकते हो। मीन्स कि बरदराज को यहाँ पर यह समझ में आ गया कि जब एक मुलायम रस्सी एक पत्थर पर जब लगातार आता है, जाता है, तब जाकर के उस पर दाग बना सकती है, तो मैं भी अगर प्रैक्टिस करूं, एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ूं, बार बार समझूं, तो मुझसे ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं होगा कि जो सोल्व कर सकता हूं। बलराज को गुरुजी की बातें समझ में आ गई कि गुरुजी इस कुएं और रस्सी के माध्यम से मुझे क्या समझाना चाहते हैं। वहीं पर एक छोटा सा संस्कृत का एक कहावत है जो कि मगही भाषा में, कुछ हिंदी में मिक्स है, जिसको मैं आपको सुनाता हूं कि उस समय गुरुजी ने बलराज को क्या बोला। बलराज को है ना, बलराज, उसको ये बताया गया कि एक सिंपल सा सोच, एक सिंपल सा दोहा कि करत करत अभ्यास ते, ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, ठीक है ना, जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते, रसरी आवत जाते, सिल पर पड़त निशान। आई रिपीट इट, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते, सिल पर पड़त निशान। सिल, सिल मतलब क्या होता है जी, संस्कृत भाषा से बोलते हैं पत्थर, ठीक है, सिल मतलब पत्थर या ईटा। यानी गुरुजी ने समझाया कि करत करत अभ्यास के, अगर आप निरंतर अभ्यास करते हो तो दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसके आप सोल्व कर सकते हैं। तो क्या होता है, करत करत अभ्यास के, यानी हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। जड़मत होत सुजान, हमारा जड़ है, मतलब रूट्स, जो हमारा बेसिक चीज है वो मजबूत होगा। रसरी आवत जाते, यानी रस्सी के आने जाने से सिल, उतना बड़ा जो पत्थर होता है उस पर भी निशान बना सकता है। आप कुआं के पास गए होंगे, देखे होंगे कि रस्सी के आने जाने से वहां गड्ढा हो जाता है, निशान पड़ जाता है। तो जब एक रस्सी से उतने बड़े कठोर पर्वत पत्थर पे निशान बन सकता है, तो हमारे बार बार प्रैक्टिस करने पे क्यों नहीं हो सकता है। तो क्या बोलते हैं उसके हिंदी में कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते, शिल पर पड़त निशान। ये था गुरुजी का एक छोटा सा मोटिवेशन जो बलराज के लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ।
इसी कहानी को मैंने ही पढ़ा, मैंने अपने लाइफ में इसको यूज किया, और सेम यही थॉट्स जो मैंने अपने शिक्षक से पढ़ा वो मैं आपको समर्पित करता हूं, आपको शेयर करता हूं कि आप बच्चे भी बरदराज बनने की कोशिश करें, और जो चीज़ नहीं समझ में आवे उसे बार बार प्रैक्टिस करें, तो बार बार प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी चीज़ असंभव नहीं होता है। इसी कारण इंग्लिश में कहावत है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है अगर मानव चाह ले तो। ठीक है बच्चों, तो ये था आज आपका छोटा सा मोटिवेशन आपके लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए और आपके कैरियर के लिए। अगर आपको ये मेरी छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें, आप अपने दोस्तों को भी बताएं, और यही बताएं कि इस सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल चैनल पे पिंटू सर के द्वारा आपको तरह तरह की मोटिवेशनल बातें, नॉलेज के साथ पढ़ाई अलग, मोटिवेशन अलग, दोनों चीज़ को एज ए फ्रेंड आपको दिया जाता है। तो बच्चों इस तरह से आप अपने दोस्त को भी मेरे वीडियो के बारे में बताएं, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो इस कहानी का वीडियो, आज का लेक्चर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ ये छोटी सी कहानी आपके बच्चे भी, आपके दोस्त भी, आपके रिलेटिव्स भी पढ़ सके। जब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल एंड गुड बाय।